हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। तो ये हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी और एसएससी यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस चल रहा है, जो कि पेपर फर्स्ट का है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ह्यूमनिज्म एंड एजुकेशन, मतलब मानवतावाद और शिक्षा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं अभी लाइव वीडियोस नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको ऑफलाइन वीडियोस दे रही हूँ। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है आपको, लेकिन मैं आपको क्लियरली ऐसे ही समझाऊंगी जैसे कि मैं लाइव क्लास में समझाती हूँ। ठीक है, और बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अगर कोई नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमनिज्म, मतलब मानवतावाद का अर्थ और परिभाषा जानेंगे। किसी भी चीज़ को जब हम शुरुआत करते हैं तो उसका अर्थ और परिभाषा से ही करते हैं, और ये एक बहुत मेन क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, किसी भी चीज़ का अर्थ और परिभाषा। ठीक है, कोई भी बात है, कोई भी शब्द है जिसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अर्थ और परिभाषा को देखना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो मानवतावाद क्या है? मानवतावाद शब्द अंग्रेजी भाषा के ह्यूमनिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ह्यूमनिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ह्यूमन्स से हुई, जिसका अर्थ है ह्यूमन बीइंग, अर्थात मानव प्राणी। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में मानव अथवा संपूर्ण मानव जाति के कल्याण से संबंधित विचारधारा को मानवतावाद माना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो कि मानवतावाद कहाँ से लिया गया है शब्द? मानवतावाद शब्द लिया गया है ह्यूमनिज्म से, मतलब जो ह्यूमनिज्म है उसके उसी का हिंदी रूपांतरण जो है वो मानवतावाद होगा। और इसी से कहाँ से लिया गया है? इसे लिया गया है लैटिन भाषा के ह्यूमन्स शब्द से। ठीक है, और मीनिंग क्या होता है इसका? ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमनिज्म का मतलब होता है, मतलब मानवतावाद का मतलब होता है मानव प्राणी, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो अगर हम इसका अर्थ देखें तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? मानव या संपूर्ण जाति के कल्याण से संबंधित जो भी विचारधारा है, मतलब कोई भी ऐसा दार्शनिक जो कि मनुष्य जाति के बारे में सोचता है, ठीक है, संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण के बारे में सोचता है, तो वो चीज़ क्या होती है? मानवतावाद के अंतर्गत आती है। जैसे कि हम लेते हैं शिक्षा, तो जो शिक्षा है वो क्यों आई मानवतावादी सोच के अंतर्गत? क्योंकि देखिए, मानवतावादी सोच का मतलब है संपूर्ण जो मानव जाति है उसका कल्याण। और शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा है तो उसका कल्याण खुद हो जाएगा। ठीक है, और संपूर्ण मानव जाति का कल्याण तभी है जब वो शिक्षित हो। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा, क्योंकि हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, इसलिए यहाँ पे शिक्षा को बताया गया है। ठीक है, तो जो शिक्षा है उसमें मानवतावाद को जोड़ा गया है। फिर देखिए, यह दर्शन पर आधारित वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को समस्त प्राणियों में सर्वोपरि माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मनुष्य है वो सभी प्राणियों में सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की शक्ति होती है, वो खुद पे निर्भर होता है। जबकि और जो प्राणी होते हैं वो स्वयं पर निर्भर नहीं होते हैं, साथ ही उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, और उसके व्यक्तित्व, चरित्र एवं कल्याणार्थ चिंतन किया गया है। मानवतावादी विचारधारा में किसी भी प्रकार के वर्ग भेद को स्वीकार नहीं किया जाता है। यह सभी के लिए समान रूप से कल्याणकारी चिंतन करने वाली दार्शनिक विचारधारा है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है? एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, चरित्र होता है, जो कल्याण होता है, उस सब के बारे में यहाँ पे चिंतन किया जाता है, मतलब यहाँ पे उसके बारे में सोचा जाता है। साथ ही मानवतावादी विचारधारा जो है इसमें किसी भी प्रकार का वर्ग भेद नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये समान रूप से कल्याणकारी चिंतन के लिए एक विचारधारा है। वर्गभेद से मतलब है किसी भी तरह का कोई जातिवाद, वर्गवाद, रंगवाद, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं कही जाती। आप लंबे हो, छोटे हो, काले हो, गोरे हो, और क्या कहते हैं, आप एससी में हो, बीसी में हो, जनरल में हो, कुछ भी है, आप में कोई अंदर नहीं किया जाएगा। आपको पूरी तरह से एक मानव जाति के अंतर्गत लिया जाएगा कि सभी मानव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये विचारधारा ये बताती है कि जो मनुष्य जाति है उसके कल्याण से संबंधित कोई भी विचारधारा है वो मानवतावाद के अंतर्गत आती है। चलिए अब इसकी परिभाषाएं देखते हैं। तो परिभाषाएं आप लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि परिभाषाएं आप वैसे ही लिखिएगा जैसे कि मैंने लिखी हैं। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो आप मोस्टली कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में कर सकें। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में है और इंग्लिश में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो डेफिनेशंस को आप इसी तरह से लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा सबिगा के जैदी के अनुसार, तो ऐसा नहीं है। आप इसी तरह से थोड़ा प्रोफेशनल वे में लिखिएगा, क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं और जितना प्रोफेशनल होकर आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो कि यह प्राकृतिक जगत में संपूर्ण मानवता के अत्यधिक भलाई हेतु संघर्ष, सेवा का दर्शन है और प्रजातंत्र तथा विवेक की विधियों के
अनुसार है। तो सविगा के जैदी के अनुसार कि जो मानवतावाद है ये प्राकृतिक जगत में संपूर्ण मानवता के अत्यधिक भलाई हेतु संघर्ष सेवा का दर्शन है। तो ये एक ऐसी फिलॉसफी है, ऐसी विचारधारा है जिसमें जो हमारा नेचर है, प्राकृतिक जगत है, उसमें जो मानव जाति है उसकी भलाई के लिए ये जो है संघर्ष करके विचारधारा निकाली गई है। संघर्ष हर विचारधारा में होता है क्योंकि प्रत्येक विचारधारा को साबित होना पड़ता है, उसे लोगों तक पहुंचाना पड़ता है और लोगों को समझाना पड़ता है कि जो हमने सोचा है, ये हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत नहीं है और हमने क्यों ऐसा सोचा है या ये क्यों सही है। ठीक है, तो इसमें संघर्ष हमेशा आता है। ठीक है, और तो ये जो है ये मानवता की भलाई के नहीं होता है, साथ ही प्रजातंत्र एवं विवेक की विधियों के अनुसार होता है। तो ये जो होता है ये प्रजातंत्र की भलाई के नहीं होता है, मतलब प्रजा की भलाई के नहीं होता है। साथ ही इसमें विवेक की विधियां भी शामिल होती है, मतलब इसमें शांत स्वभाव की बात की गई है, इसमें कोई भी और सोच समझ के चिंतन करके यहाँ पे बात की गई है। जैसे कि इसमें पहले हमने पढ़ा कि चरित्र के लिए और मतलब यहाँ पे व्यक्तित्व और चरित्र बनाया जाता है, तो एक बच्चे का चरित्र और व्यक्तित्व का भी विकास इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसका जो निर्माण है वो किया गया है विचारधारा का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम न्यू इंटरनेशनल वेबसाइट डिक्शनरी। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि मानवतावाद चिंतन की एक प्रणाली है जिसमें मनुष्य की रुचियों और विकास को वैज्ञानिक एवं सिद्धांत की अपेक्षा सांस्कृतिक एवं व्यवहारिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए केंद्रीय एवं प्रभुतापूर्ण बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो कि मानवतावाद जो विचारधारा है या चिंतन की एक ऐसी प्रणाली है, मतलब मानवतावाद हमारी सोच को इस तरह से प्रभावित करती है जिसमें मनुष्य की रुचियों और विकास को वैज्ञानिक एवं सिद्धांत की अपेक्षा, तो जो हमारी इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ में, मनुष्य जाति का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, या उसका जो डेवलपमेंट है उसे वो वैज्ञानिक तौर से नहीं लेती, ठीक है, या सिद्धांत के तौर से नहीं लेती, या सिद्धांत के तौर से लेने का मतलब उसे सिद्ध करा हुआ। ठीक है, तो इस तौर पे ना लेके वो सांस्कृतिक एवं व्यवहारिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लेती है। तो हमारी जो संस्कृति चली आ रही है, जैसे कि हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, उस चीज़ को, संस्कृति को लेती है और हमारे व्यवहार को लेती है, जैसे कि चरित्र और व्यक्तित्व को लिया तो उसे लेती है और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए केंद्रीय एवं प्रभुतापूर्ण उसे बनाया जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय मतलब उसे इस चीज़ पे केंद्रित रखा जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक और व्यवहारिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इसे बनाया जाता है, मतलब सांस्कृतिक और व्यवहारिक जो प्रतिष्ठा है वो इसका केंद्र है। ठीक है, मानवतावाद का। ठीक है, तो ये किसने कहा है? न्यू इंटरनेशनल वेबसाइट डिक्शनरी ने। ठीक है, तो ये हो गई है कि आपकी सेकंड डेफिनेशन। तो उसके बाद देखिए यहाँ आते हैं मानवतावादी शिक्षा के उद्देश्य। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन बहुत ज़्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी 2 ही डेफिनेशन मुझे मिली थी जो कि सही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 ही ले लिए हैं। तो इसमें क्वेश्चन में आपको सिर्फ अर्थ और परिभाषा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपका लंबा आएगा, अगर आता है तो लॉन्ग में आएगा ये। और इसमें आपसे शिक्षा के उद्देश्य भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, महत्व भी पूछा जाएगा, सिद्धांत भी पूछे जाएंगे। तो ये सब मैं आपको अभी बताऊँगी, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। और बाकी मैं आपका जो पेपर है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आपने मुझसे उसके लिए भी बोला, तो मैं उसे एनालाइज करके, जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर डाला है तो उसके जो आंसर्स हैं उसके लिए भी मैं वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर मैं आपको एक एक करके उनके आंसर्स जो हैं वो समझा दूँगी। पहले क्वेश्चन पेपर समझाऊँगी, फिर एक एक करके हम उसी के पार्टीशन में उसके आंसर्स को समझते रहेंगे। ठीक है, परेशान ना हो। ये पेपर क्लियर करने के बाद हम वो करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको चाहे दिन के 2 वीडियो दे रही हूँ, कुछ भी दे रही हूँ, मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, 8 या 10 तारीख तक मैं कंप्लीट करवा दूँगी आपको, परेशान ना हो। फिर हम 3rd पेपर स्टार्ट करेंगे और मैंने मैम से बात की है, अगर हो सका आपका तो 3rd पेपर जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा और वो दूसरी मैम स्टार्ट करेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं मानवतावादी शिक्षा के उद्देश्य। तो जो मानवतावादी शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसे हमारे बीएड में क्यों इंक्लूड किया गया है, वो बच्चे से किस तरह संबंधित है, बालक से किस प्रकार संबंधित है, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी है। तो इसमें देखिए 6 पॉइंट लिए हैं मैंने। सबसे पहला पॉइंट है बालक की योग्यता और क्षमताओं का विकास। ठीक है, तो मानवतावादी जो शिक्षा है वो हमसे क्या कहती है कि जो बच्चा है जिसे हम पढ़ा रहे हैं, जिसे हम शिक्षित कर रहे हैं, उसकी योग्यताओं और उसकी क्षमताओं का हमें विकास करना है। ठीक है, सबसे पहले तो उसकी जितनी योग्यताएं हैं उन्हें निखार के लाना है, उसकी जो क्षमताएं हैं उन्हें बढ़ाना है। ठीक है, और इस तरह से उसका जो विकास है वो हमें करना है, जिससे क्या है वो अच्छे से विकसित हो सके, अच्छे से उसका चरित्र बन सके, अच्छे से उसका व्यक्तित्व बन सके, अच्छा
जितना अच्छा एक बच्चा दिखता है उतना ही अच्छा एक टीचर भी रिप्रेजेंट होता है। देखिए जितना ज़्यादा शिक्षित, जैसे कि अगर एक पढ़ने वाला बच्चा है तो एक बच्चे से भी कहीं ना कहीं आपकी पहचान होती है कि भाई ये आपका स्टूडेंट है, ये किस तरह से पढ़ता है, किस तरह से इसका लेवल है पढ़ने का, किस तरह का ये लोगों को ट्रीट करता है, किस तरह का इसका बिहेवियर है, कितना किसी का सम्मान करता है, कितना आपका सम्मान करता है। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संतुलित व्यक्तित्व का विकास। तो उसका जो व्यक्तित्व है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी जो ध्यान है वो हमें रखना होता है और ये मानवतावादी शिक्षा के अंतर्गत आता है। फिर आता है आत्मबोध की क्षमता का विकास। ठीक है, आत्मबोध की क्षमता मतलब यहाँ पे उसे अपने बारे में, मतलब जैसे वो होता है ना खुद का बोध कि उसे खुद के बारे में सोचने के, खुद के बारे में जानना, खुद में खुद परिवर्तन लाना। ठीक है, इस सब के बारे में उसे समझाना चाहिए। उसका विकास इस तरह से करना चाहिए कि वो खुद पे निर्भर हो, स्वयं निर्भर हो, आत्मनिर्भर बने। ठीक है, खुद पे डिपेंड करे और खुद को खुद जान सके। मोस्टली क्या होता है कि बच्चा क्या है, दूसरे से तुलना करता रह जाता है, अगर वो ऐसा है, वो ऐसा है, मैं उसकी वजह से मतलब वो मुझसे फर्स्ट आता है क्लास में। ठीक है, कोई मोस्टली आप देखोगे कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो कुछ बच्चे होंगे जो उसकी तरह बनना चाहेंगे, लेकिन कुछ बच्चे होंगे कि ये तो फर्स्ट आ जाता है, मैं नहीं आ पाता हूँ, मैं इस जैसा नहीं हूँ। इतना नहीं, आप में क्या हुनर है आप वो पहचानो ना। अगर आप माना क्लास में फर्स्ट नहीं आ गए हो, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ गए हो तो इसका मतलब ये है नहीं है कि आप उससे बेहतर हो, अलग चीज़ में हो लेकिन आप उससे बेहतर हो। तो उसे कहीं ना कहीं खुद पे विश्वास दिलाना। ठीक है, उसे खुद का बोध करवाना, आत्मबोध। ठीक है, तो इसकी क्षमता का विकास ये भी मानवतावादी शिक्षा के अंतर्गत आता है। फिर आता है बालकों में विभिन्न आदर्श मूल्यों का विकास। तो देखिए आदर्श मूल्य कौन से होते हैं, उनमें शिष्टाचार डालना। ठीक है, बच्चों में अनुशासन और शिष्टाचार को डालना, क्योंकि देखिए अगर एक व्यक्ति अनुशासित नहीं हो और उसमें शिष्टाचार ना हो तो वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं पा सकता। ठीक है, आपने अगर शिष्टाचार नहीं सीखा, किसी का सम्मान करना नहीं सीखा, किसी से प्यार से बात करना नहीं सीखा, किसी से अच्छे से बोलना नहीं सीखा, किस जगह कैसा बिहेवियर करना है, किस जगह कैसा रिएक्ट करना है, ये चीज़ें आपने नहीं सीखी, खुद को अनुशासित नहीं रखा कि अगर आपका रूटीन नहीं है, ठीक है, कि आपको कब उठना है, कब सोना है, कब क्या करना है, अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो ये आपके प्रोग्रेस में काफ़ी बड़ी बाधा होती है। तो ये चीज़ भी यहाँ बताई गई है कि उसके आदर्श मूल्यों का एक बालक के हमें विकास करना चाहिए। उसे डिसिप्लिन में रहना सिखाना चाहिए कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो तो आपको इस चीज़ का पालन करना होगा। ठीक है, फिर आता है मानवतावादी शिक्षा के अंतर्गत कि बालकों के मानसिक योग्यताओं का भी विकास करना होता है। तो यहाँ पे मानसिक योग्यताओं का मतलब होता है उसकी जो मेमोरी होती है, ठीक है, उसका भी विकास करना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो मानसिक योग्यताओं को किस तरह से, आईक्यू लेवल को बढ़ाना, तो उसके आईक्यू लेवल को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। जो बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, मोस्टली हमें क्या मिलता है आज के टाइम में, हम टीचर्स को देखते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो टीचर्स होते हैं अगर स्टूडेंट ने कोई सवाल पूछा है तो वो उसे टाल देंगे या फिर नहीं बताते हैं। ठीक है, उन्हें नहीं आता है तो यहाँ पे क्या है, मानसिक योग्यता का विकास किस तरह से होता है कि अगर कोई भी बच्चे ने किसी तरह का सवाल पूछा है, आप उसका जवाब देंगे तो इससे क्या है, वो और सवाल पूछेगा, आप और जवाब देंगे तो इससे क्या होगा कि उसका दिमाग खुलेगा। ठीक है, वो जानकारियाँ इकट्ठी करने लगेगा। अगर आपके पास नहीं है, आप उन्हें बुक दे सकते हैं कि आप भाई ये बुक पढ़ो और इसमें आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में बढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट जानकारियों में बढ़ेगा। ठीक है, वो नॉलेज लेना चाहेगा। उसके अलावा जब हम लिटरेचर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो लिटरेचर सब्जेक्ट से क्या होता है, लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ने से क्या होता है, हमारी जो मेमोरी होती है, मेमोरी शार्प होती है ना। लिटरेचर सब्जेक्ट यही तो काम करते हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ में यूज़ नहीं आते लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी को शार्प करने में यूज़ आते हैं। पहले आप एक शब्द का आंसर याद करते हैं, फिर एक लाइन का, फिर 4 लाइन का, फिर 1 पेज का, और इस तरह फिर 8 पेज का, 10 पेज का, और आज आप आंसर लिख के आते हैं लॉन्ग आंसर, आप 8-8, 10-10 पेज के आंसर लिख के आते हैं। तो वो आपकी मेमोरी शार्प हुई ना, तो इससे क्या है, आपकी याददाश्त बेहतर होती है। ठीक है, जितने ज़्यादा आप अपने दिमाग को चलाते हैं उतना ज़्यादा दिमाग खुलता है, नए नए आइडियाज़ आते हैं, नई नई चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो ये चीज़ होती है मानसिक योग्यता को बढ़ाना। ठीक है, साथ ही मानवीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना भी मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य होता है।
तो मानवीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास मतलब कि आपको किस तरह से संवेदनशील रहना है और अपनी जो समस्याएं हैं, क्योंकि देखिए मानव जीवन है तो जाहिर सी बात है कि जो समस्याएं हैं वो लगी रहेंगी, ठीक है। तो एक बच्चा है, उसके जीवन में आज शायद समस्याएं नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए उसे हमें तैयार करना है। और फ्यूचर में सभी को पता है कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ आती हैं वैसे वैसे समस्याएं भी अपने आप आने लगती हैं। जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे आप पे जिम्मेदारियाँ आती हैं, उसी के साथ साथ आपकी समस्याएं भी आने लगती हैं, ठीक है। तो इस सब से क्या होता है कि आपको एक स्टूडेंट को इस तरह से बनाना होता है कि वो अपने फ्यूचर में उन समस्याओं को हैंडल कर सके, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके, अच्छे से समझ सके और उनका सल्यूशन निकाल सके। साथ ही अपने आप में शांति बनाए रखे, संवेदनशील रहे। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम आई और वो लोगों पे गुस्सा करने लग गया, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया, उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गया, पता चल रहा है किसी को अटैक ही आ गया। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगर एक सही व्यक्ति है तो वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसे वो हैंडल कर लेता है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि मानव जाति है, अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे सामने दिक्कतें रहेंगी, ठीक है। तो उन दिक्कतों को हमें कैसे झेलना है वो चीज़ भी हम एक बच्चे को उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि बीएड के जो ट्रेनिंग होती है 10th तक के 12th तक के बच्चे के लिए, तो उस लेवल पे जाके आपको कहीं ना कहीं बच्चे को ये चीज़ें सिखानी होती है कि भाई आपकी लाइफ में आगे बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा आपको। तो आपको अपना नेचर कैसा रखना है, अपने प्रॉब्लम से कैसे डील करनी है, किस तरह से आपको अपनी लाइफ को जीना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मार्गदर्शन भी टीचर्स ही देते हैं, ठीक है। फिर देखिए ये इंग्लिश में दे रखा है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के दिए हैं। हिंदी में मैंने आपको समझाया है। थ्योरी जो है इसके अंदर की वो आपको खुद से लिखनी है समझ के, जैसे कि मैंने आपको समझाया है। तो वो और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं तो आप एग्जांपल के तौर पे भी वो इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ मेरा मेन मोटिव जो है यहाँ पे आपको सिर्फ समझाना है, ठीक है। थ्योरी जो है वो आपको बुक्स से मिल जाती है, नोट्स मिल जाते हैं, आप थ्योरी कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि उस थ्योरी को हम समझ कितना पाते हैं, क्योंकि कॉलेज में ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स नहीं होते, बट जब लेक्चर्स होते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी समझ नहीं आया, या फिर कई बार टीचर ने आपको ये होमवर्क ही नहीं दे दिया या टॉपिक को एक्सप्लेन इतना अच्छे से नहीं किया। तो बस ये है कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझाने की नहीं बता रही हूँ, साथ ही आपको हेडिंग्स बता रही हूँ, कुछ लिखने के तरीके बता रही हूँ। बाकी अंदर की जो थ्योरी है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल एक एक शब्द लिखवा सकूँ, जो भी मेन होता है मैंने यहाँ लिखा है, डेफिनेशंस दी हैं और जो भी मीनिंग है वो दिया है, साथ ही आपको हेडिंग्स दी हैं। आप अंदर की थ्योरी खुद से लिखेंगे, ठीक है। मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि आपको किस तरह से अपना जो थ्योरी है वो किस तरह से लिखनी है। तो आपको जो थ्योरी है इन हेडिंग्स पे थोड़ा सा आप सर्च करके लिख सकते हैं, ठीक है। आपको सर्च करके मिल जाएगी, वरना जैसे मैं समझा रही हूँ आप इसे अपनी लैंग्वेज में चेंज करके लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज लिख देंगे तो यहाँ पे कट हो जाएगा। अगर इन्हीं में कोई डेफिनेशन आती है तो वो डेफिनेशन मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया करूँगी। साथ ही मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ के बता देती हूँ कि आप खुद भी नोट कर सकें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मानवतावाद के सिद्धांत। मानवतावाद के सिद्धांत में देखिए सबसे पहले जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास एक बात दिया गया है, हमें एक विचार दिया गया है, तो इसका कोई ना कोई सिद्धांत भी होगा, ठीक है। तो इसके कुछ सिद्धांत हैं, ये कोई हेडिंग नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट्स हैं, ठीक है। सिद्धांत आपको पॉइंट में ही दिए गए हैं। तो इसमें सिद्धांत क्या है, जो भी अभी हमने इसके उद्देश्य पढ़े हैं, उद्देश्यों से ही या विशेषताओं से ही सिद्धांत लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। तो जो सिद्धांत होते हैं मोस्टली हमारे सिद्धांत बनते हैं पहले, और सिद्धांत ही कुछ चेंजेस होकर उसके उद्देश्य हो जाते हैं और वही कुछ हमें विशेषताओं में देखने के लिए मिलता है। तो देखिए सबसे पहले हमने पीछे देखा था मानवीय मूल्यों का विकास। देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि हमें जो मनुष्य होता है उसके देखिए आदर्श मूल्यों, बालक जो होता है बालक के विभिन्न आदर्श मूल्यों का विकास करना चाहिए, ठीक है। आदर्श मूल्यों का विकास और मानवीय मूल्यों का विकास लगभग एक ही है, एक ही होता है, ठीक है। मानवीय मूल्यों का विकास जो होता है वो मानवतावाद में बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, मानव अपने विकास एवं प्रकृति का कर्ता स्वयं ही होता है। जैसे कि हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि जो मानव जाति होती है वो अपना विकास स्वयं करती है, उसकी जो प्रकृति होती है उसे वो स्वयं बनाता है, ठीक है। वो अपनी प्रकृति को भी स्वयं बनाता है और जो वो है वो अपने आप को इस प्रकृति में रहने लायक बनाता है, ठीक है। खुद पे डिपेंडेंट होता है वो। तो मनुष्य जो है वो सबसे ही अलग प्राणी माना जाता है, सभी जो जीव जंतु हैं उनमें सर्वोपरि माना जाता है, ठीक है। साथ ही थर्ड आता है इसमें, मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य सुख और संतुष्टि की प्राप्ति करना होता है। देखिए ये एक परम लक्ष्य होता है। परम लक्ष्य मतलब बहुत प्रमुख लक्ष्य होता है। एक अगर आप एक मनुष्य हैं, आपका मेनली क्या
क्या आपका टारगेट होगा कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें। ठीक है, तो आप यही चाहेंगे कि मैं अपनी लाइफ में भाई खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये आपका सबसे मेन टारगेट होता है। ठीक है, आप पैसा क्यों कमाते हैं? जिससे मैं खुश रह सकूँ, मैं सारी चीज़ों को ले सकूँ, मेरे पास कभी पैसे की कमी नहीं हो, और मेरे पास पैसे की कमी नहीं होगी तो मैं हमेशा खुश रहूँगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या है, ये खुश और संतुष्टि को, सुख और संतुष्टि को प्राप्त करना मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। सुख और संतुष्टि अलग अलग तरह से होती है। किसी के लिए कम पैसे में भी सुख संतुष्टि होती है, किसी के लिए कुछ पा लेना सुख होता है, और किसी के लिए पैसा सुख होता है, किसी के लिए किसी का साथ खुशी होती है। तो जैसे भी आपको जिस भी तरह से आपको सुख मिल रहा है, आप उस तरह का जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो मानवतावाद का प्रमुख सिद्धांत ये भी है कि इसमें एक लक्ष्य होता है सुख और संतुष्टि को प्राप्त करना। फिर आता है हमारा, इस सृष्टि में ईश्वरीय सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। सबसे पहले तो मानवतावाद का सिद्धांत ये मुख्य रहा कि ये ईश्वर को नहीं मानता। उसका मानना है कि हम मानव है, हमारा जो है हमारी वजह से हमारा यहाँ पे विकास हो रहा है, हम खुद अपने आप को जी रहे हैं, हम अपना विकास खुद करते हैं, हम अपना जो करता धरता है वो खुद है, ईश्वर कोई नहीं है। ईश्वर की वजह से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो भी करने वाले हैं हम हैं, हम अपना डेवलपमेंट खुद कर रहे हैं, ना कि ईश्वर आके कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो ईश्वर की सत्ता को, अस्तित्व को मानते ही नहीं है, ईश्वर को मानते ही नहीं है। ठीक है, जितने भी मानवतावाद के विचारक हैं। फिर आता है, संपूर्ण सृष्टि के विकास की चरम सीमा एकमात्र मानव ही है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो सृष्टि का विकास है वो कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। एकमात्र मानव ही है जो इस सृष्टि का विकास कर रहा है, ईश्वर नहीं कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसलिए ईश्वर के जो अस्तित्व है उसे मानते ही नहीं है, ये मानते ही नहीं कि ईश्वर का होना कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनका मानना है कि जो सृष्टि का विकास है वो कौन कर रहा है? सिर्फ मनुष्य ही कर रहा है। फिर नेक्स्ट आता है और लास्ट है ये कि सृष्टि में भौतिक जगत ही सृष्टि में भौतिक जगत ही सत्य है। ठीक है, इसमें आध्यात्मिकता का कोई स्थान नहीं है। तो भौतिक जगत सत्य है, मतलब जो हमारे सामने है वही सत्य है सृष्टि में, और इसमें किसी भी तरह की कोई आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता मतलब ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है तो अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म नहीं है तो आध्यात्मिकता नहीं है। ठीक है, कि इसमें जो भौतिक जगत है जो हमारे सामने है वो सत्य है। ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो सत्य है, लेकिन यहाँ पे जो कहते हैं कि एक अलग दुनिया है, एक ईश्वर है जिसने हमें बनाया है, और जो चीज़ें जो हम धर्म को मानते हैं, जो चीज़ों को हम मानते हैं, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं है। मानवतावाद के जो विचारक हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये फिर आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमनिज्म। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मानवतावाद की विशेषताएं। अब इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। विशेषताएं क्या है? मानवतावाद मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता का पक्षधर होता है। तो मानवतावाद क्या कहता है कि मनुष्य जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी कर सकता है। फिर सेकंड आता है, मानवतावाद का उद्देश्य मानव हितों की रक्षा करना होता है। ये भी इसकी एक विशेषता है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, मानवतावाद का मेन उद्देश्य क्या होता है, जो मानव है उसके हितों की रक्षा करना। ठीक है, उद्देश्य जो थे हमारे, जो हमने उद्देश्य थे उसमें क्या किस तरह के पॉइंट आ रहे थे हमारे, जो कि जो बच्चे हैं उनसे किस तरह से संबंधित है, हमें बच्चों का विकास किस तरह से करना है, और ये विशेषता जो है ये मानववाद की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, मानवों का हित करना। ठीक है, मानव कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है, मानवतावाद ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि विशेषताएं ही आपको सिद्धांत, विशेषताएं और उद्देश्य सब लगभग सेम देखने के लिए मिलेंगे। फिर देखिए, मानवतावाद में मानव मूल्यों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है, मतलब आदर्श मूल्यों को, मानव मूल्यों को जो है वो सर्वोपरि स्थान दिया गया है। मानव के व्यक्तित्व को, चरित्र को सर्वोपरि स्थान दिया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा उसी का विकास किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, मानवतावाद किसी भी प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सभी के लिए समान होता है, किसी तरह का जाति भेद, रंग भेद, वर्ग भेद, किसी तरह का भेद नहीं करता है। छोटा है, मोटा है, लंबा है, काला है, गोरा है, मतलब बच्चा है, बूढ़ा है, सभी के हित के बारे में मानवतावाद में सोचा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, मानवतावादी विचारक विज्ञान के माध्यम से इस धरती को सुखमय बनाने में विश्वास
करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मानवतावादी विचारक जो हैं वो विज्ञान को मानते नहीं हैं, लेकिन वो विज्ञान के माध्यम से इस धरती को सुखमय बनाना चाहते हैं। मुख्य उद्देश्य उनका सुख संतुष्टि प्राप्त करना होता है, ठीक है। और विज्ञान के माध्यम से सुख संतुष्टि कैसे मिल सकती है? टेक्नोलॉजी आती है। अब एक बात बताइए, आपने एक टाइम था कि जब हाथ से कपड़े धुलते थे, वहीं वॉशिंग मशीन आई तो क्या आपको खुशी नहीं हुई? आपका टाइम सेव नहीं हुआ? आपको संतुष्टि नहीं है? ऐसी ही बहुत सी चीज़ें हैं। कभी मटके में पानी पिया जाता था, मैं मानती हूँ हर चीज़ का अपना बेनिफिट होता है, लेकिन उस मटके से फ्रीज आया तो क्या आपको बेनिफिट नहीं हुआ? आपने उसका यूज़ और 4 चीज़ों में नहीं किया। तो ये क्या होते हैं? विज्ञान के माध्यम से आपको जो सुख और संतुष्टि मिलती है, ठीक है, आप इस धरती को सुखमय बना सकते हैं। कितनी टेक्नोलॉजी आई, फैक्ट्रीज कितनी आगे लगी हैं, कंपनीज बनी हैं। क्या हमारी धरती ऐसी ही थी जैसे आज है? क्या मानव जितना विकसित आज है उतना ही विकसित कल था? नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये क्या है? विज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसलिए मानवतावाद ने विज्ञान को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है, विज्ञान को भी माना है। फिर देखिए यहाँ पे फीचर्स ऑफ ह्यूमनिज्म, तो यहाँ पे पॉइंट दे दिए हैं मैंने, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी वो देखिए आधुनिक शिक्षण विधि में रूसो का योगदान, रूसोस कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉडर्न टीचिंग मेथड, यह आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी आप इसकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको लाइन से वीडियोस मिल जाएंगी 1 से लेके 10 तक, 11 तक, और इसमें तो शायद 16 हो चुके हैं, 17th वीडियो है। आपको एक एक करके सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लाइन से लगी हुई मिलेंगी, जैसे जैसे मैंने क्लास ली है। हर टॉपिक आपका क्लियर होता चलेगा। और जो भी आपको उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी समझना है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।